everyone, welcome to Prudent Classes. Hope all of you are doing good. So आप सभी की बहुत रिक्वेस्ट आई थी फॉर द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारे सब्जेक्ट MCO 1 जो कि है ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी एंड बिहेवियर, उसके मोस्ट एक्सपेक्टेड पेपर क्वेश्चंस। और ये जो क्वेश्चंस मैं प्रोवाइड करूंगा आपको यूनिट वाइज मिलेंगे एंड साथ ही साथ ये दोनों सेशंस के लिए वैलिड हैं। अगर आप जून 2021 सेशन में एग्जाम्स देना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को, और अगर आप दिसंबर 2021 के सेशन में एग्ज़ाम्स देना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं। तो जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, एनालाइज करने के बाद में आई एम प्रोवाइडिंग यू। और इन सभी क्वेश्चंस को अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करेंगे तो गाइस दैट इज़ माय गारंटी एटलीस्ट 70 to 80% मार्क्स आपके सिक्योर्ड हो जाएंगे। बस रिक्वेस्ट इतनी है कि वीडियो एंड तक देखिएगा ताकि जो पेपर पैटर्न है मैं उसको आपको अच्छे से समझा सकूँ, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि मैं इस वीडियो में बताऊंगा जो कि हेल्प करेंगे आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करने में इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। तो अगर आप अच्छे मार्क्स चाहते हैं तो प्लीज़ पे अटेंशन, ध्यान से देखिएगा। बाकी जो अदर सब्जेक्ट्स हैं उन पर भी मैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की वीडियोस लेकर आने वाला हूं, तो उनके लिए भी अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और आगे बढ़ने से पहले मिशन याद रखिएगा, 70% और मोर हमारा मिशन है अपने एग्जाम्स में ऑब्टेन करना, तो हमें उसके लिए थोड़ा सा हार्ड वर्क करना है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा, आपको शो करूंगा दिसंबर 2020 का जो हमारा एग्ज़ाम पेपर था उसमें किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए थे इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के। तो थोड़ा सा पैटर्न डिस्कस कर लेंगे और उसके बाद में मैं आपको क्वेश्चंस बताऊंगा और कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निक्स भी बताऊंगा जो कि आपको इंश्योर करनी है कि आप एग्जाम्स में यूज़ करें और अपने जो मार्क्स हैं वो बूस्ट अप कर सकें। ठीक है। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ को उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा मेरे एफर्ट्स को। आई वॉन्ट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू टू परफॉर्म गुड इन दी एग्जाम्स एंड पास द एग्जाम्स ईजिली। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पेपर पैटर्न के डिस्कशन को। सो गाइस, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं हमारा जो दिसंबर 2021 का एग्ज़ाम पेपर था वो आपके स्क्रीन पर है। और ये आपका जो दिसंबर एग्ज़ाम था वो फरवरी 2021 में हुआ था। MCO 1 ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी एंड बिहेवियर। क्वेश्चन पेपर जो था हमारा 100 मार्क्स का था। वेटेज आपकी जो टोटल में थी वो थी 70%। 3 आवर्स का पेपर था और टोटल में से सिर्फ 5 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने थे। सभी क्वेश्चंस आपके 20 मार्क्स के थे जो आप अटेम्प्ट करेंगे। तो देख लीजिए आप, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन पेपर दिखा देता हूँ। तो बेसिक क्वेश्चंस पूछे गए हैं 20 मार्क्स में। ठीक है, देख लीजिए आप। और एक ये आपका 8th नंबर पे शॉर्ट नोट टाइप के क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको 4 शॉर्ट नोट्स दे रखे हैं जिसमें से कोई भी 2 अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। आपके 20 मार्क्स वाले लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। ठीक है, 20 मार्क्स वाले जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाएंगे। 20 मार्क्स वाले लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय क्लासिकल थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, क्रिटिकली एग्जामिन एनी टू ऑफ देम। तो 4 मार्क्स में आपका पहला पोर्शन है, 16 मार्क्स में दूसरा पोर्शन है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं और टोटल 8 क्वेश्चन में से आपको 5 अटेम्प्ट करने हैं। तो इस तरीके से आपको चॉइस होंगी, आपको सही क्वेश्चन चूज करना बहुत ज़रूरी है। तो जब भी आपको क्वेश्चन पेपर मिले तो सबसे पहले उसको रीड कीजिए और हमेशा वही क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए जिनके बारे में आप अवेयर हो, जिनके बारे में आपको अच्छी नॉलेज हो, जिनके बारे में एट लीस्ट आप 5 to 6 पेजेस लिख सकें। इट्स द मिनिमम रिक्वायरमेंट। अगर आप 20 मार्क्स का कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो 5 to 6 पेजेस आपको फिल करने होंगे। 10 मार्क्स के क्वेश्चन में आपके जो रिक्वायरमेंट रहेगी वो रहेगी एटलीस्ट 2 to 3 पेजेस। और 12 मार्क्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपकी एटलीस्ट 3 पेजेस मिनिमम आपको भरने हैं। 8 मार्क्स में आपका 2 पेजेस चलेगा। और 5 मार्क्स का अगर कोई क्वेश्चन आता है, अब जैसे देखिए 4 मार्क्स का आया तो इसमें एटलीस्ट आपको 1 पेज लिखना पड़ेगा उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में। ठीक है, और 16 मार्क्स का है तो इसके लिए आपको एटलीस्ट अपना जो है 5 पेजेस भरने पे पड़ेंगे। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि जितने मार्क्स के अकॉर्डिंग वो टॉपिक पूछा गया है उतने के अकॉर्डिंग ही आप क्या करें, बेसिकली अपना आंसर लिखे। 5 मार्क्स एटलीस्ट 1 पेज, 15 मार्क्स एटलीस्ट 4 to 5 पेजेस। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें थोड़ा सा फोकस रखना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है पूछे जाते, बेसिक क्वेश्चन है। आपका सब्जेक्ट है काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो अगर आप इसको तैयार करें तो अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि ये आपको काफ़ी चीज़ें लर्न भी कराएंगे और वो आपके बेसिक लाइफ में भी काफ़ी यूटिलाइज हो सकती हैं। 10 मार्क्स के देखिए शॉर्ट नोट जो पूछे जाते हैं, एक तरह से एक्सप्लेनेशन ही देनी होती है आपको, और इसमें 10 मार्क्स में आपको जैसा मैंने बताया 2 to 3 पेजेस यू हैव टू फिल।
सो चलिए, ये तो था पेपर पैटर्न, वेरी सिंपल। आपके लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, और एक आपका क्वेश्चन होगा जो कि शॉर्ट नोट टाइप का होगा, जिसमें दो आपके शॉर्ट नोट्स होंगे, जिनमें से जिनको आपको करना है आउट ऑफ 4, ठीक है, आउट ऑफ 4 शॉर्ट नोट्स यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 2। तो ये था पेपर पैटर्न, कुछ ज़्यादा इसमें डिस्कस करने के लिए नहीं है। लेट्स टॉक अबाउट नाउ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस दैट वी हैव। सो गाइज नाउ स्टार्ट करते हैं अपने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के डिस्कशन को। और अभी मैंने जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं वो सारे इंक्लूड किए हैं। और अगर एग्जामिनर ने एक लॉजिकल क्वेश्चन पेपर बनाया तो गाइज दिस इज माय गारंटी कि आपको 100% पेपर इन्हीं क्वेश्चंस में से मिल जाएगा। लेकिन जैसा आपको पता है, इग्नू में जो टीचर्स होते हैं कभी कभी बड़ा अनएक्सपेक्टेड पेपर भी क्रिएट कर देते हैं, तो उस सिचुएशन में एटलीस्ट आप 60 to 80% तो स्कोर कर सकते हैं इन क्वेश्चंस के प्रिपरेशन के बाद। तो सबसे पहला जो हमारा यूनिट नंबर 1 है, इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनाइजेशन, उसमें से आपके ये 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनको आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। और यूनिट 1 बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की। क्वेश्चन नंबर 1 है, आइडेंटिफाई वेरियस लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन एंड डिस्क्राइब द टास्क टू बी परफॉर्म्ड एट ईच लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यू आर अ मैनेजर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, डिस्कस योर रोल एज अ मैनेजर in the organization. How would you play these roles in enhancing the efficiency of the organization? तो आपको यहाँ पर एटलीस्ट बताना है कि एक मैनेजर के क्या रोल होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में और किस तरीके से इन रोल्स को वो इफेक्टिवली प्ले कर सकता है, जिससे कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी भी इंप्रूव हो सके। तो इन पर मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड की हुई है, उनको आप ज़रूर देख लीजिएगा चैनल के प्लेलिस्ट में जाके। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव, डू यू थिंक दैट रैपिड चेंजेस इन द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट हैव क्रिएटेड इम्पैक्ट ऑन मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन? Discuss these changes and explain the salient features of the modern organization. Again, a very important question. अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। तो सबसे पहले देखिए, दो पार्ट में एक्चुअली ये क्वेश्चन डिवाइडेड है। सबसे पहले आपके पार्ट में पूछा गया है कि जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में रैपिड चेंजेस हुए हैं उसका क्या इम्पैक्ट हुआ है आपकी मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन पर, और इन चेंजेस के बारे में एक्चुअली आपसे पूछा जा रहा है, उनको आपको डिस्कस करना है, और उनके जो सैलिएंट फीचर हैं, जो मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन होती हैं उनके जो सैलिएंट फीचर्स हैं उनके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। तो क्वेश्चंस अच्छे से पढ़ना ज़रूरी है। जब भी आप एग्जाम में क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें तो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर रीडिंग द क्वेश्चंस प्रॉपर्ली, और जो अच्छे से आप लिख सकते हैं उन्हीं को आप अटेम्प्ट कीजिए। चॉइस आपको अवेलेबल रहेगी, चॉइस के अकॉर्डिंग आपको चलना है। नाउ सेकंड जो हमारी यूनिट मैंने चूज करी है जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दैट इज यूनिट नंबर 14, और वो है कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। इसमें आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं? डिस्क्राइब वेरियस लेवल्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन एन ऑर्गेनाइजेशन, एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट विद सूटेबल एग्जांपल्स। तो सबसे पहले आपको बताना है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स के लेवल अराइज होते हैं, किस तरह के कॉन्फ्लिक्ट के लेवल आप देख सकते हैं, और उनका क्या इम्पैक्ट होता है एक्चुअली ऑर्गेनाइजेशन में, आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताना है। इस पर भी वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, आप एक बार चेक कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नाउ द सेकंड क्वेश्चन वी हैव, डिस्कस द प्रोसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन एन ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए, यहाँ पर हमने लेवल्स की बात करी, उनके इम्पैक्ट की बात करी। अब एक कॉन्फ्लिक्ट की प्रोसेस भी होती है कि कैसे कॉन्फ्लिक्ट राइज होते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता, तो उस प्रोसेस के बारे में आपको यहाँ पर जानना है। और एक्सप्लेन द वेरियस स्ट्रैटेजीज और रेजोल्यूशन स्ट्रैटेजीज टू डील विद दीज कन्फ्लिक्ट्स। अब कुछ स्ट्रैटेजीज भी होती हैं जिससे कि आप अपने जो कन्फ्लिक्ट है उसको रिजॉल्व कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, तो उन कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्ट्रैटेजीज के बारे में आपको जानना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, तो इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। पहले भी कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है और आगे भी आने के काफ़ी चांसेस हैं। नाउ नेक्स्ट यूनिट वी हैव इज यूनिट नंबर 15, टीम बिल्डिंग एंड लीडरशिप। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और इसमें आपका एक क्वेश्चन जिसको आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, हाउ डज अ टीम डेवलप इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो किस तरीके से एक टीम डेवलप होती है ऑर्गेनाइजेशन में, एंड एक्सप्लेन द वेरियस अप्रोचेज ऑफ टीम बिल्डिंग। और क्या क्या अप्रोचेज होती हैं टीम बिल्डिंग की, आपको वो एक्सप्लेन करना है। इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट में लिख लीजिएगा। नाउ नेक्स्ट वी हैव यूनिट नंबर 3, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इफेक्टिवनेस, और इसमें आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं चलिए उनको डिस्कस करते हैं। और यूनिट नंबर 3 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक्सप्लेन द कंपोनेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर विद सूटेबल एग्जांपल्स एंड हाउ डू दे एनहांस द एफिशिएंसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहले आपको बताने हैं कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं और किस तरीके से वो ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी को एनहांस करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
Next, we have, do you think that the organization structure contributes to the effective functioning of the organization? Discuss with example. Explain the dimensions of the organization structure. ये भी आपका important point है, important topic आप कह सकते हैं इनमें है हमारे काफ़ी ज़्यादा। तो इस क्वेश्चन को भी आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, क्या एफिशिएंट फंक्शनिंग जो है ऑर्गेनाइजेशन की उसको कंट्रीब्यूट करता है। बहुत ही मिलता जुलता क्वेश्चन है यहाँ पे। जब आप इसको प्रिपेयर करेंगे तो उसमें आपका ये पूरा पॉइंट कवर अप हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट नया आपको सीखना है वो है डायमेंशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की कौन कौन सी डायमेंशंस होती हैं ना, वो आपको समझना है ना। उसके बाद हमारे आते हैं कुछ आपके शॉर्ट नोट टाइप के क्वेश्चंस। तो इनको आपको एटलीस्ट 10 मार्क्स के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना है। सबसे पहला है अडेप्टिव ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, देन वी हैव द डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, एंड द थर्ड पॉइंट वी हैव इज द ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन। तो तीन इंपॉर्टेंट आपके शॉर्ट नोट्स के क्वेश्चंस हैं जिनको एटलीस्ट 10 नंबर के अकॉर्डिंग प्रिपेयर कीजिएगा। 10 मार्क्स में इफ़ आई टॉक अबाउट, जैसे मैंने आपको बताया, एटलीस्ट 2 to 3 पेजेस आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो जब भी आप अपने आंसर्स को अटेम्प्ट करेंगे तो थ्योरी लिखिए, ज़्यादा से ज़्यादा थ्योरी पोर्शन होना चाहिए काफ़ी आपका। और उसके साथ में डायग्राम्स भी आपको बनाने हैं। डायग्राम्स बनाइए, लिमिटेड बनाइएगा। ऐसा नहीं है कि सारे आपने जो पेजेस हैं फिल कर दिए ओनली विद डायग्राम्स, नो। 1 से 2 डायग्राम इज़ इनफ, डिपेंडिंग अपॉन कि क्या पॉइंट आप एक्सप्लेन करना चाहते हैं। ठीक है, अपने पॉइंट को अच्छे से प्रेजेंट करने के लिए आप डायग्राम को यूज़ कर सकते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट यूनिट पर। तो यूनिट नंबर 11 जो कि है जॉब डिज़ाइन एंड जॉब सेटिस्फैक्शन। इसमें आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। एक्सप्लेन द डिटर्मिनेंट्स ऑफ जॉब सेटिस्फैक्शन विद सूटेबल एग्जांपल्स। हाउ कैन यू मेजर जॉब सेटिस्फैक्शन इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो जॉब सेटिस्फैक्शन के कौन कौन से डिटर्मिनेंट्स होते हैं आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू बताने हैं, और किस तरीके से जॉब सेटिस्फैक्शन को आप मेजर कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। और ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, डिस्क्राइब वेरियस फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द जॉब डिज़ाइन इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो कौन कौन से जो फैक्टर्स हैं जो कि जॉब डिज़ाइनिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, इंपॉर्टेंट है। राइट एक्सप्लेनेटरी नोट्स ऑन, अगेन शॉर्ट नोट टाइप के क्वेश्चंस, 10 मार्क्स के अकॉर्डिंग यू हैव टू प्रिपेयर। टेक्निक्स ऑफ जॉब डिज़ाइन, जॉब री इंजीनियरिंग, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जॉब री इंजीनियरिंग एंड ग्रुप कोहेसिवनेस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जॉब री इंजीनियरिंग एंड ग्रुप कोहेसिवनेस एग्जाम्स में पहले भी कई बार आपके रिपीट हो चुके हैं, तो प्लीज़ पे अटेंशन और इनको अच्छे से आप प्रिपेयर कीजिएगा। Now next we have unit number 4, unit number 4 which is overview of organizational behavior। इसके important questions आपके कौन कौन से हैं। What are the goals of organizational behavior, या फिर आपसे क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, why do you study organizational behavior, discuss with suitable examples। Most important question। Next we have, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट में, तो चैप्टर नंबर 4 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस का है, मोस्ट इंपॉर्टेंट में इसको लिख लीजिएगा, इसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। एक्सप्लेन द इंडिविजुअल, स्मॉल एंड लार्ज ग्रुप, ऑर्गेनाइजेशनल एंड इंटीग्रेटिव पर्सपेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। बहुत बार पूछा जा चुका है और ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं असाइनमेंट में भी पूछा जाता है ये क्वेश्चन, और एग्जाम्स में भी आ जाता है ऑल ऑफ अ सडन। तो इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव एक्सप्लेनेटरी नोट्स, जेनेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एंड ट्रेडिशनल एंड न्यू अप्रोचेस टू ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट यूनिट इज 9, स्ट्रेस मैनेजमेंट। अच्छे से पढ़िएगा इसको भी। क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, व्हाट आर दी ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएशन ऑफ स्ट्रेस इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आपके कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के जिनके थ्रू अ स्ट्रेस क्रिएट होता है। एग्जाम्पल्स के थ्रू बताइए। हाउ डू ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट टेक्निक्स हेल्प इन डीलिंग विद दी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेस। तो जो हमारी ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट टेक्निक्स होती हैं वो किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेस को डील करने में हेल्प करती हैं, तो इसको आपको एक्सप्लेन करना है। 20 मार्क्स के अकॉर्डिंग तैयारी कीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट वी हैव यूनिट नंबर 6, परसेप्शन। एक क्वेश्चन जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर्स में आपका काफ़ी बार पूछा भी जा चुका है। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ परसेप्शन। तो आपको वो जो परसेप्शन प्रोसेस है उसके बारे में डिस्क्राइब करना है। इसके अलावा एक और पॉइंट जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, विच इज़ बैरियर्स टू एक्यूरेट परसेप्शन। तो कौन कौन से बैरियर्स होते हैं एक्यूरेट परसेप्शन के लिए, एंड कौन सी टेक्निक्स होती हैं जिनके थ्रू आप अपनी परसेप्चुअल स्किल्स को, यानी कि जो परसेप्शन स्किल्स हैं उनको एनहांस कर सकते हो। इसको भी मोस्ट इंपॉर्टेंट में लिख लीजिए, अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। नाउ यूनिट नंबर 18 जो कि है ऑर्गेनाइजेशन चेंज, अगेन अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट यूनिट।
क्वेश्चन नंबर 1 जो इसमें आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट में आपको करना है तैयार, एग्जामिन डिफरेंट सोर्सेज ऑफ रेजिस्टेंस टू चेंज एंड हाउ कैन यू ओवरकम दीज रेजिस्टेंस टू चेंज। अभी दिसंबर 2020 या फिर आप कह सकते हो फरवरी 2021 एग्जाम्स में पूछा भी गया था ये क्वेश्चन। अलग अलग कौन से सोर्सेज होते हैं रेजिस्टेंस टू चेंज के, और किस तरीके से आप रेजिस्टेंस टू चेंज है उसको ओवरकम कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। Now, do you think that changes are pervasive in an organization? Discuss and explain the process of change in the organization. तो देखिए, change is must in any organization, even with us. We have to change. We have to learn new things. We have to, come out of our comfort zone actually. तो इसीलिए एक organization में जो process of change होती है वो क्यों की जाती है, क्या पर्पस होता है, तो थोड़ा इनके बारे में आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। राइट नोट्स ऑन मैनेजिंग चेंज इन ऑर्गेनाइजेशन, ये भी आपका कई बार पूछा गया है, इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। यूनिट नंबर 2 ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी, जितना इम्पॉर्टेंट यूनिट है उतना ही डिफ़िकल्ट है, इसको आपको पढ़ना पड़ेगा अच्छे से। मैं कोशिश करूँगा कि जितना हो सके इनके इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं उन पर आपको जल्द से जल्द वीडियो प्रोवाइड करूं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके मांगिए वीडियो, and then I'll try to provide you maximum videos. Question number 1, sound organization contributes greatly to the continuity and the success of the enterprise. Discuss and highlight the characteristics and importance of organization. Also explain the steps involved in the organization process. Most important में लिख लीजिए। तो आपको यहाँ पर बतानी है कैरेक्टरिस्टिक्स और इम्पोर्टेंस ऑर्गेनाइजेशन की। इसके बाद में आपको बतानी है ऑर्गेनाइजेशन जो प्रोसेस होती है उसमें कौन कौन सी स्टेप्स इन्वॉल्व होती हैं। गाइज ये वाला जो पोर्शन है स्टेप्स, वन सेकेंड, स्टेप्स इन्वॉल्व इन द ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको तो आपको अच्छे से तैयार करना है। ओके, और बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन की, एक्सप्लेन द कॉन्टेम्पररी इश्यूज इन द ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी, ये भी इंपॉर्टेंट है काफ़ी, इसको भी अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। कॉन्टेम्पररी इश्यूज क्या हैं ऑर्गेनाइजेशन थ्योरीज के, उनको आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव जो कि इंपॉर्टेंट में है आपका, तैयार कर लीजिएगा जैसे आपको टाइम मिले, लेकिन ये भी कई बार पूछा गया है क्वेश्चन। Discuss the contribution of neoclassical theory of organization. Do you think that the neoclassical theory is an improved version of the classical theory? Explain with examples. तो यहाँ पर आपको बताना है neoclassical theory का क्या contribution है किसी भी organization के theory में, और आपको बताना है जो न्यू क्लासिकल थ्योरी क्या वो इम्प्रूव्ड वर्जन है क्लासिकल थ्योरी का, एग्जाम्पल्स के साथ में यू हैव टू एक्सप्लेन। Now next question we have, what do you mean by classical theory of organization? Critically examine any two of them. तो हमें यहाँ पर बताना है क्लासिकल थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, और कोई भी दो थ्योरीज के बारे में हमें थोड़ा सा डिटेल में एक अपना डिस्क्रिप्शन देना है और उसको क्रिटिकली एग्जामिन करना है। Now next unit we have unit number 7, attitudes and values। इसके दो important questions हैं, how are attitudes formed, explain the process of change in attitude with suitable examples। तो attitude किस तरीके से बनते हैं और किस तरीके से आप का जो attitude है वो उसको change किया जाता है, क्या process follow की जाती है if you want to change attitude of any individual, इसको example के through आपको बताना है। और यहाँ पर एक explanatory type का question है, देखिए ये most important है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, important है। Designing value based organization। Now unit number 12, again a very important unit, group formation and structure। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा इस यूनिट के जितने भी क्वेश्चन हैं। एक्सप्लेन द वेरियस टाइप्स ऑफ वर्क ग्रुप्स प्रेवलेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन, डिस्क्राइब द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो कितनी तरह के आपके वर्क ग्रुप्स होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, उनके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है, और कौन कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं ग्रुप फॉर्मेशन को, उनके बारे में आपको बताना है। इसके अलावा सेकंड हमारा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ग्रुप इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो किस तरीके से एक ग्रुप को डेवलप किया जाता है, क्या प्रोसेस फॉलो की जाती है, यू हैव टू एक्सप्लेन अबाउट इट। सो आई ट्राई टू प्रोवाइड मैक्सिमम वीडियोस। अभी आप के पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ ही गए हैं इस पर्टिकुलर वीडियो के थ्रू, तो आप इनको प्रिपेयर कीजिए, अपनी सेल्फ प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, और बाकी जितने अभी अपलोडेड टॉपिक्स हैं उनको आप देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में। Next, we have write explanatory notes on group decision making, most important topic, formal and informal group, most important topic। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के। यूनिट नंबर 16, पावर एंड पॉलिटिक्स। तो इसमें आपके
दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं या फिर दो इंपॉर्टेंट आप क्वेश्चंस बोल सकते हैं। एक तो है प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग पावर इन द ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज़ व्हाट यू हैव टू एक्सप्लेन विद सूटेबल एग्जांपल्स। तो किस तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन में पावर को ऑब्टेन किया जाता है वो, और डिस्टिंग्विश बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल पावर। ओके, Now, unit number 19, organization development. क्वेश्चन आपका जो इंपॉर्टेंट है इसमें, व्हाट आर दी ऑब्जेक्टिव्स एंड अंडरलाइंग वैल्यूज ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट। तो ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, क्यों हम एक्चुअली में ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट पर फोकस करते हैं, यू हैव टू एक्सप्लेन दैट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यू हैव टू ऑल्सो एक्सप्लेन द ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट प्रोसेस विच इज़ एक्चुअली फॉलोड इन द ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो ये आपका इंपॉर्टेंट में लिख लीजिएगा। नेक्स्ट वी हैव यूनिट नंबर 5, इंडिविजुअल बिहेवियर एंड लर्निंग। इसमें आपके कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। ये जो चैप्टर है इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है, तो इसको सबसे एंड के लिए रखिएगा। जब आप बाकी की प्रिपरेशन कर लें तो एंड में इन चैप्टर्स को पढ़ लीजिएगा जिनके बारे में मैं अब आपको बताने वाला हूँ। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है, एक्सप्लेन द एट्रीब्यूट्स दैट इन्फ्लुएंस द बिहेवियर इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो कौन कौन से एट्रीब्यूट्स होते हैं जो कि बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। इसके अलावा जितनी भी आपकी थ्योरीज ऑफ लर्निंग हैं आपको उसके बारे में बताना है, उनको क्रिटिकली एक्चुअली एग्जामिन करना है, उसकी उनके मेरिट्स और डीमेरिट्स के बारे में एक्चुअली डिस्कस करना है। एक्सप्लेनेटरी नोट्स जो कि आपके इंपॉर्टेंट हैं, स्ट्रैटेजीज फॉर चेंज ऑफ बिहेवियर, तो क्या क्या स्ट्रैटेजीज आपकी फॉलो की जाती हैं बिहेवियर चेंज के लिए। लर्निंग एंड परफॉर्मेंस के बीच में डिफरेंस, रोल क्या है री का, तो ये सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके। तो जैसे मैंने आपको बताया, यूनिट 5 को आप एंड में प्रिपेयर कीजिएगा जब आपके बाकी के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो प्रिपेयर हो जाएं। नाउ यूनिट 20 के आपके कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। यूनिट 20 जो कि है ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट। पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द वेरियस इमर्जिंग ट्रेंड्स इन ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, हाउ डू दे इन्फ्लुएंस द ऑर्गेनाइजेशन, एक्सप्लेन। मोस्ट इंपॉर्टेंट में लिख लीजिएगा। तो आपको बताना है इमर्जिंग ट्रेंड्स के बारे में जो कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में अभी आपके देखे जा सकते हैं, एंड इसके अलावा किस तरीके से ये ऑर्गेनाइजेशनल जो ट्रेंड्स हैं बेसिकली वो ऑर्गेनाइजेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। Next, we have an important short note type question, which is managing multinational organization. ये भी most important है. Okay. यूनिट नंबर 8, पर्सनालिटी एंड इमोशंस। अगेन इसको भी आप एंड के लिए रखिएगा। तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर के, व्हाट आर दी वेरियस मॉडल्स ऑफ मैन प्रपोज्ड बाय एडगर शीन, हाउ डज देयर बिहेवियर इन्फ्लुएंस द फंक्शनिंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, एक्सप्लेन। तो जो एडगर शीन के थ्रू मॉडल्स ऑफ मैन प्रोवाइडेड हैं या प्रपोज्ड हैं तो उनके बारे में आपको बताना है, और किस तरीके से यू नो बिहेवियर जो होता है मॉडल ऑफ मैन में जो सजेस्टेड है किसी भी इंडिविजुअल का, वो कैसे ऑर्गेनाइजेशन की फंक्शनिंग को इन्फ्लुएंस करता है, तो दिस इज ऑल्सो यू हैव टू एक्सप्लेन। Now the next question we have, critically examine various theories of personality, describe the factors influencing determinants of the personality of an individual. Most important, इसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। तो जितनी भी थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटी हैं आपकी उनको आपको बताना है, उनके बारे में क्रिटिकल एग्जामिनेशन देना है अपना, आपने क्या समझा उन थ्योरीज के बारे में, क्या पॉइंट्स आपको अच्छे लगे, वैलिड लगे, कौन से पॉइंट्स वैलिड नहीं लगे, दैट इज़ व्हाट यू हैव टू एक्सप्लेन। और इसके अलावा कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि किसी भी इंडिविजुअल की पर्सनालिटी को डिटरमाइन करने में एक क्रूशियल रोल रखते हैं, या फिर आप कह सकते हो वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कि एक इंडिविजुअल की पर्सनालिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं, उनके बारे में आप बताओ। नाउ एक्सप्लेन द एप्लीकेशन ऑफ इमोशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो जो इमोशन का कॉन्सेप्ट है उसको कैसे अप्लाई किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन में, दिस इज व्हाट यू हैव टू एक्सप्लेन। इंपॉर्टेंट है, बट जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपके पहले और दूसरे क्वेश्चन हैं, ठीक है, और बाद में इस यूनिट को प्रिपेयर कीजिएगा। नाउ यूनिट नंबर 17, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर एंड क्लाइमेट। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट में से है एक। एक्सप्लेन दी वेरियस डायमेंशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, हाउ कैन यू क्रिएट फेवरेबल ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो जो अलग अलग डायमेंशंस होती हैं ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट की उसके बारे में आपको बताना है, और किस तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन में फेवरेबल यानी कि पॉजिटिव ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट क्रिएट किया जा सकता है, आप बताइए। 20 मार्क्स के अकॉर्डिंग प्रिपेयर कीजिएगा। राइट नोट ऑन कल्चर पर्सन compatibility, again this is important. Next question we have, describe the factors influencing organizational culture.
तो कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर को इन्फ्लुएंस करते हैं, एंड हाउ कैन यू डेवलप एन आइडियल ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर इन द ऑर्गेनाइजेशन, डिस्कस विद एग्जांपल्स। तो पहले तो कौन से फैक्टर्स हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को इन्फ्लुएंस करेंगे, और फिर उसके बाद में किस तरीके से आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में एक फेवरेबल या फिर आइडियल ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर क्रिएट कर सकते हो, उसके बारे में आप बताओ। नेक्स्ट वी हैव यूनिट नंबर 13, कम्युनिकेशन। क्वेश्चंस आते हैं बट इतने ज़्यादा नहीं आते इस यूनिट से, बट इसका जो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है ग्रेप वाइन वाला, और आपका एक बेसिकली है ये सिग्निफिकेंस ऑफ कम्युनिकेशन वाला। तो इसको अच्छे से आप प्रिपेयर कर लीजिएगा कि कम्युनिकेशन की क्या सिग्निफिकेंस होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, और किस तरीके से आप कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बना सकते हो, कौन कौन से प्रिंसिपल्स होते हैं गुड कम्युनिकेशन के, दैट इज़ व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। यूनिट नंबर 10, मोटिवेशन। अगेन इसको भी हमें एंड के लिए रखना है, तो 3 चैप्टर्स होंगे ऑलमोस्ट जिनको आपको एंड के लिए रखना है। डिस्टिंग्विश बिटवीन मैस्लोज नीड हायरार्की एंड हर्ट्जबर्ग टू फैक्टर्स थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। तो जो मैस्लो की नीड हायरार्की वाली थ्योरी है मोटिवेशन की, और हर्ट्जबर्ग की टू फैक्टर्स थ्योरी है मोटिवेशन की, इन दोनों के बीच में आपको डिस्टिंग्विश करना है, डिफरेंस बताने हैं, इंपॉर्टेंट है। नाउ नेक्स्ट इज क्रिटिकली एग्जामिन ERG थ्योरी एंड मैक्लेलैंड थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। हाउ आर दीज थ्योरीज एप्लीकेबल टू वर्क मोटिवेशन। तो ERG थ्योरी एंड मैक्लेलैंड थ्योरी जो है मोटिवेशन की, उसके बारे में आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना है, आप क्या समझे, आपको क्या चीज़ें अच्छी लगी क्या नहीं अच्छी लगी, एक क्रिटिकल एग्जामिनेशन देना है, और किस तरीके से इनकी जो ये थ्योरीज है ये आपका ऑर्गेनाइजेशन में मोटिवेशन के लिए हेल्प करती हैं, कैसे अप्लाई की जा सकती हैं, दिस इज़ व्हाट यू हैव टू एक्सप्लेन। Now the next question we have, explain the managerial approaches of motivating employees। तो किस तरीके से आप अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट कर सकते हैं, कौन कौन सी मैनेजरियल अप्रोचेज हैं, दिस इज़ व्हाट यू हैव टू एक्सप्लेन। सो यहाँ पर जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो सभी डिस्कस हो चुके हैं। आई एम श्योर ये वीडियो आप सभी को काफ़ी हेल्प करेगी। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल रहे तो ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, ठीक है। इस वीडियो को आप शेयर करिए ताकि वो भी प्रिपेयर कर सके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, जिससे कि आपकी अपकमिंग जो वीडियोस होंगी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाली उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बाकी जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हमारे, तो उनकी जो वीडियोस हैं आपको वो प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, ठीक है। प्लेलिस्ट मैंने बना रखी हैं आपकी, MCO 1 से लेके MCO 7 तक सभी प्लेलिस्ट हैं, और इम्पॉर्टेंट कई सारे टॉपिक्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं, तो उनको ज़रूर देख लीजिएगा। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड स्टे सेफ एंड परफॉर्म बेस्ट इन योर एग्जाम्स। बाय बाय, टेक केयर।